कुछ बौद्ध ग्रंथों में अशोक द्वारा 50,000 ब्राह्मणों को राजाश्रय यानी राजा से मिलने वाली सहायता बंद करने का भी जिक्र आता है। वैसे ज्यादातर इतिहासकार सैद्धांतिक रूप से इस बात पर एकमत हैं कि सम्राट अशोक के क्रूर और निर्दयी शासक से एक धर्मपरायण राजा बनने में सबसे बड़ी भूमिका कलिंग युद्ध की है। आज का ओडिशा राज्य मौर्य काल में कलिंग कहलाता था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सटा कलिंग राज्य मौर्य युग में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त और बिंदुसार की कोशिशों के बावजूद कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया था। वे कभी भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए कलिंग हमेशा अशोक की आंखों का कांटा बना रहा। कलिंग को जीतना अशोक के चक्रवर्ती राजा बनने के स्वप्न को पूरा करने के लिए कितना जरूरी था, इसका विश्लेषण करते हुए इतिहासकार माखनलाल कहते हैं कि संभवतः कलिंग उस दौर का काफी बड़ा राज्य था। अगर उस समय का भारत का मानचित्र देखें तो असम से लेकर अफगानिस्तान तक और कश्मीर से लेकर मैसूर तक के बीच कलिंग एक छोटा सा हिस्सा नजर आएगा, जिसे भारत के मानचित्र से अलग नहीं माना जा सकता। हो सकता है कि अशोक को भी यह लगा हो कि जब तक इस छोटे लेकिन अहम हिस्से को उसके राज्य के मानचित्र में शामिल न किया जाए, तब तक वो सही मायनों में वैसा चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन पाएगा जिसकी कल्पना चाणक्य ने की थी। शायद इसीलिए अशोक को कलिंग का युद्ध हर हाल में जीतना ही था। अगर वो किसी वजह से हार जाता तो इससे अशोक और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के बोलबाले पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। अशोक के शासन के 8वें साल में लड़े गए इस युद्ध में अशोक द्वारा पूरी ताकत लगा देने के बावजूद कलिंग की विशाल सेना को कुचलना आसान नहीं था। कलिंग से अशोक की सेना को कड़ी चुनौती मिल रही थी। युद्ध के मैदान में दोनों तरफ से सेनाओं का हाहाकार मचा हुआ था। रक्त जैसे पानी की तरफ बह रहा था। लेकिन तब भी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कहा जाता है कि इस युद्ध के लंबा खींचने से अशोक त्रस्त हो गया था। सेना नायक की उसकी पसंदीदा पोशाक ही अब उसे जैसे चुभने लगी थी। उसके चेहरे और शरीर को देखकर लगता था कि वो युद्ध में बुरी तरह व्यस्त है। इसलिए थकान उस पर हावी होने लगी थी। ऐसे ही थका मांदा वो एक रात युद्ध शिविर में बैठा था कि तभी तेजी से एक सेना नायक उसके लिए समाचार लेकर शिविर में दाखिल हुआ। विचार मग्न अशोक ने उसे देखकर भी जैसे अनदेखा कर दिया। कुछ पल इंतजार करने के बाद सेना नायक अशोक से युद्ध का समाचार देने का इशारा पाते ही बोला, महाराज, आज हमें सफलता मिली है। हमने कलिंग के 3,000 पदाती और 100 घुड़सवार सैनिकों को मार डाला है। कई दिनों बाद अशोक को अपनी सेना की सफलता का समाचार मिला, लेकिन उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। यह देखकर सेनानायक अशोक को नमन करके चुपचाप वापस लौट गया। अगली रात सेनानायक फिर से अशोक के पास आया और उसने युद्ध में मगध की सेना की सफलता का समाचार सुनाया। महाराज, बधाई हो। मगध की पताका जल्दी ही कलिंग के किले पर लहराएगी। आपके नेतृत्व में हमारे सैनिकों ने उनके किले के द्वार को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन उम्मीद से परे आज भी सेना नायक को अशोक के चेहरे पर प्रसन्नता का कोई भाव नहीं दिखा। वो फिर चुपचाप वापस लौट गया। कहते हैं कि कलिंग युद्ध के दौरान अशोक हर रोज जब शिविर में लौटता तो उसके चेहरे पर थकान और निराशा पहले से बढ़ी हुई दिखाई देती। जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ते गए, अशोक युद्ध से खिन्न नजर आने लगा और उसे युद्ध से घृणा होने लगी। शायद इसीलिए जब अशोक की सेना युद्ध में जीत की दहलीज पर पहुंची, तब भी अशोक को खुशी नहीं हुई। असल में युद्ध में हो रहे भयंकर विनाश और रक्तपात से अशोक गहरी व्यथा में डूबता जा रहा था। वो अंदर ही अंदर टूटने लगा था। उसकी आंखों के आगे हर पल युद्ध के दृश्य घूमने लगे थे। एक शाम ऐसे ही अशोक ढलते हुए सूरज को टकटकी लगाए देख रहा था। अचानक उसे युद्ध भूमि में रोने चीखने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक पड़ा। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, लेकिन आसपास उसे कोई नजर नहीं आया। अशोक इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ा और एक बार फिर उसे किसी महिला और बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो एकाएक ठिठक कर रुक गया। जब वो आगे बढ़ा तो एक बार फिर घोड़ों की तेज टाप, हाथी के चिंघाड़ने की आवाज और चीख पुकार की आवाज सुनाई पड़ी। अशोक डर के मारे दौड़ने लगा और फिर हांफता हुआ घुटनों के बल पर
बैठ गया। अशोक की आंखों में आंसू दिखाई देने लगे। इतने में अशोक के सामने सेना नायक आया। उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे में एक झंडा था। वो खुश होकर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, विजय का बिगुल बज चुका है। मगध की सेना ने कलिंग पर विजय पाई। मेरे हाथ में कलिंग के राजा की यह तलवार है। आप कहें तो उसका कटा हुआ सिर आपके चरणों में डाल दें। उम्मीद से परे अशोक उसकी ओर भाव शून्य चेहरे से देख रहा था। अशोक की इस भाव शून्यता को सेनानायक समझ नहीं पाया। अगले ही पल अशोक ने उसे वहां से जाने का इशारा किया। वो कलिंग के राजा की तलवार और झंडा वहीं छोड़कर चला गया। सेना की जीत की खबर ने भी अशोक को कोई प्रसन्नता नहीं दी। उसकी आंखों में अब पश्चाताप का पानी आंसू बनकर बहने लगा और रोते रोते वो बोला, रक्त ही रक्त। मेरी आंखों के सामने हर समय मृत्यु का दृश्य क्यों घूमता रहता है? मुझे हर क्षण लोगों की चीख और रोने की आवाज क्यों सुनाई देती है? 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख। लेकिन क्यों? नहीं, अब और नहीं। घुटनों के बल जमीन पर बैठे अशोक ने उठकर चलने की कोशिश की, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। तभी सामने से कुछ बौद्ध भिक्षु जाते हुए दिखे। शायद ईश्वर की ओर से उसके लिए जीवन परिवर्तन का इशारा था। कलिंग युद्ध में अशोक की जीत हुई, लेकिन युद्ध के बाद अशोक जब पाटलिपुत्र लौटा तो वो बिल्कुल बदल चुका था। अशोक सत्य, अहिंसा और सदाचार की बातें करने लगा था। तो क्या सम्राट अशोक सन्यासी बन गया? नहीं। दरअसल यह सम्राट अशोक का नया अवतार था, जिसकी भूमिका युद्ध के दौरान लिखी गई। इस भूमिका को अशोक ने विजय के बाद कलिंग में ही खुदवाए शिलालेखों में उकेरा। इन शिलालेखों में अशोक की ओर से लिखा गया है, अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख व्यक्ति देश से निष्कासित किए गए, 1 लाख मारे गए और इससे कई गुना बर्बाद हो गए। उसके बाद अब जबकि कलिंग को साम्राज्य में मिला लिया गया है, कलिंग जीतने के बाद देवताओं के प्रिय को पश्चाताप हुआ, क्योंकि देवताओं के प्रिय को यह देखकर बहुत दुख और खेद हुआ कि एक स्वतंत्र देश को जीतने में अनेक लोगों की हत्या, मृत्यु और देश से निष्कासन होता है। कलिंग की विजय में जितने व्यक्ति मारे गए या निष्कासित किए गए, अगर आज उनके शतांश या सहस्त्रांश को भी दुख पहुंचे तो देवताओं के प्रिय को गहरी पीड़ा होगी। देवताओं के प्रिय धम्म विजय को प्रमुख विजय मानते हैं। यह धम्मलेख इसलिए खुदवाया गया है जिससे मेरे पुत्र या प्रपौत्र नए देश जीतने की इच्छा त्याग दें, और अगर कभी वे नया देश विजय भी करें तो उन्हें संयम और हल्के दंड से संतुष्ट रहना चाहिए। उन्हें धम्म विजय को ही असली विजय मानना चाहिए।